हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के सेशन के अंदर हम करने वाले हैं सीपीओ 2024 के अंदर आए हुए जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं जो कि फिर से रिपीट हो सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और आइए दोस्तों, कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। देखो, आज की वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी फेस्टिवल्स, फोक डांसेस, घरानाज एंड पर्सनैलिटीज़, फिर इसके अलावा सेंसस, उसके अलावा डैम्स एंड माउंटेन्स, स्पोर्ट्स, इन सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे, बिल्कुल एक सेशन वाइज की तरह। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसे बेहतरीन सेशन आपको यहाँ पर मिलते ही रहेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ना सिर्फ फेस्टिवल्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, सीपीओ के अंदर जो फेस्टिवल से क्वेश्चन आए थे वो काफ़ी ज़्यादा इजी आए थे, तो थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। दशहरा जो है, ये सबसे पहले बताइए ज़रा, हिंदू मंथ में, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से दशहरा जो है वो कौन से मंथ में मनाया जाता है? तो सर दशहरा जो है अश्विन मंथ में मनाया जाता है। मैंने बहुत बार बताया ये चीज़, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा, हिंदू मंथ के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होली कौन से मंथ में सेलिब्रेट करी जाती है? सर होली सेलिब्रेट करी जाती है फाल्गुन महीने के अंदर। आप याद ऐसे रख सकते हो कि फूलों के साथ होली खेलते हैं, तो फूलों से फाल्गुन और फूलों के साथ होली खेलते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आएंगे। सर नवरात्रि और दुर्गा पूजा ये किस फेस्टिवल के एंड में आते हैं? सर ये आते हैं दशहरा के एंड में। ठीक है, दशहरा के एंड में ये चीज़ सेलिब्रेट करी जाती है। नेक्स्ट आएंगे। सर बताइए ज़रा, दीपावली जो है वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन से मंथ में आती है? तो सबको पता है सर, कार्तिक मंथ में आती है। ठीक है, ये फिर से पूछे भी गए हैं आपसे एमटीएस के अंदर, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए। सर बताइए ज़रा, कौन सा फेस्टिवल है जो कि लॉर्ड कृष्णा के बर्थ पर सेलिब्रेट किया गया? सर लॉर्ड कृष्णा जन्माष्टमी। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे थे इसने फेस्टिवल से। नेक्स्ट। सर गुड फ्राइडे कौन से धर्म का त्यौहार आता है? तो सर ये क्रिश्चियन से एसोसिएटेड होता है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आते हैं। सर ओनम जो है ये किस स्टेट में मनाई जाती है इंडिया के अंदर? सर ओनम कहाँ पर मनाई जाती है? केरला में मनाई जाती है, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा, कौन सा फेस्टिवल मंथ ऑफ रमज़ान के बाद मनाया जाता है? सर रमज़ान के महीने के बाद मनाने वाला फेस्टिवल कौन सा है? सर ईद उल फितर। ठीक है, और आपको मैं बता रहा हूँ कि इस्लामिक रिलीजन से जुड़े हुए जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पक्का सवाल आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स किसे कहते हैं? सर दीपावली को कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ से जो आपके क्वेश्चन शुरू होंगे ये होंगे नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस जो कि आपने शायद ही पढ़े होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके पास कि कोजागिरी पूर्णिमा, क्या कोजागिरी पूर्णिमा, सर ये जो फेस्टिवल है ये कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है? सर ये करा जाता है आपका महाराष्ट्र के अंदर सेलिब्रेट। और कौन से मंथ में? सर अश्विन मंथ में करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे। सर अंबुबाची मेला जो है ये कहाँ पर लगता है? असम में लगता है, ये सबको पता है। लेकिन असम में कहाँ पर? तो कामाख्या मंदिर के अंदर। ठीक है, कामाख्या टेम्पल, वहाँ पर ये मेला ऑर्गेनाइज करा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। सर उगाड़ी फेस्टिवल जो होता है, देखो उगाड़ी फेस्टिवल देखते ही आपका आंसर आ जाएगा कर्नाटका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए, ये बहुत बार, ये इस बार एमटीएस में भी पूछा गया, सीजीएल में भी पूछा गया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिए। सर लस्या और तांडव, सर ये दोनों जो हैं ये एलिमेंट हैं कौन सी डांस से? सर मणिपुरी डांस के एलिमेंट हैं। ठीक इसी तरीके से दो और एलिमेंट होते हैं किसके? मणिपुरी डांस के। वो कौन आ जाएंगे? सर वो दो एलिमेंट होते हैं जगोई एंड चोलम। तो आपको एग्जामिनर या तो ये पूछ लेगा या फिर जगोई और चोलम पूछ लेगा। ये दोनों के दोनों ही मणिपुरी डांस से एसोसिएटेड हैं, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा, नाट्य शास्त्र इसके फाउंडेशन किसने रखी? यानी कि आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाट्य शास्त्र जो है इसकी खोज किसने करी, इसके फाउंडर कौन है? तो नाट्य शास्त्र के फाउंडर आ जाएंगे भरत मुनि। कौन आ जाएंगे? भरत मुनि, याद रखिएगा। नेक्स्ट आएंगे। सर बताइए ज़रा, ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जो कि शंकर देव के द्वारा शुरू किया गया और ये वैष्णव सेंट को डेडिकेटेड होता है? सर ये किया गया है सतारिया डांस।
तो यहाँ से आपके आने वाले एग्जाम का एक क्वेश्चन बनता है बहुत ही प्यारा, वो ये कि श्रीमंत शंकर देव सर इनके द्वारा कौन सा क्लासिकल डांस शुरुआत करी गई, तो सतारिया शुरू करा गया। तो ये आपके आने वाले एग्जाम में डायरेक्टली आपको मिलेगा, ठीक है। आपको सीधा पूछेगा सतारिया के फाउंडर कौन कहे जाते हैं, तो शंकर देव आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आएंगे। सर बताइए ज़रा तरंगम, ये देख लीजिए, आपने ऐसे नाम कभी भी नहीं सुने होंगे। सर तरंगम जो है ये क्लासिकल डांस है, ये क्लासिकल डांस की एक फॉर्म होती है, ठीक है। एक फॉर्म यानी कि एक मुद्रा होती है। देखो क्लासिकल डांस होता है ना, उसमें कई तरीके की मुद्राएं होती हैं। तो ये जो तरंगम है ना, ये एक मुद्रा है कौन से क्लासिकल डांस की, तो कुचिपुड़ी की मुद्रा है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर मल्लिका साराबाई, सर ये किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है, तो कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा इनमें से कौन है जो भरतनाट्यम से एसोसिएटेड हैं, सर भरतनाट्यम से रुक्मणी देवी अराउंडेल। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा चैत्र विश्वेश्वरन, सर ये बहुत ही फेमस डांसर है। अब देखो ऐसे नाम आपके एग्जाम में फिर से रिपीट होंगे, फिर मत बोलना कि सर कहाँ से दे रहा है पता नहीं। तो ध्यान रखिएगा, आपके एसएससी एक पैटर्न फॉलो करता है कि जो भी आपके, मान लो जैसे आप एमटीएस का पेपर देने जा रहे हो, तो पिछले साल के अंदर जो आपके जीडी और सीपीओ वगैरह के पेपर हुए या स्टेनो के हो गए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एमटीएस में आएंगे, ठीक है। फिर एमटीएस हो गया या सीएचएसएल हो गया, यहाँ के क्वेश्चन आपके सीजीएल में आते हैं। तो इस टाइप के एमटीएस पैटर्न फॉलो करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो चैत्रन विश्वरन है, ये जो पर्सनैलिटी है सर, ये सीपीओ का क्वेश्चन लेकिन एमटीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सर ये आपकी भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं। सर भरतनाट्यम डांसर जिनका टाइटल दिया गया है किसका, सर आस्था नर्तकी, ठीक है, अस्थाना नर्तकी का टाइटल दिया गया है, वो कौन है सर, सर वो आपके आ जाएंगी यामिनी कृष्णमूर्ति। क्लियर। तो अब यहाँ पर आपका एक एग्जाम के आने वाला पक्का शॉर्ट प्रश्न है, ये पक्का पूछेगा, वो ये कि ये जो टाइटल है, ये टाइटल किस भरतनाट्यम डांसर का है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति का ये टाइटल है, ये भरतनाट्यम डांसर है। ये क्वेश्चन आपका श्योरली एग्जाम में आएगा, इसको स्टार मार्क करिए। नेक्स्ट आएंगे। सर बताइए ज़रा पद्मश्री अवॉर्डी जो कि मणिपुरी डांस से एसोसिएटेड है, सर इनमें से कौन से ऐसे पद्मश्री अवॉर्डी हैं जिनको जो मणिपुरी डांस से एसोसिएटेड है, तो वो कौन आ जाएंगे, सर वो आ जाएंगे आपके पास दर्शना जावेरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दर्शना जावेरी जो है, ये नाम है, आप जावेरी सिस्टर्स याद रख लीजिए, ठीक है। जावेरी सिस्टर्स, ये दो बहनें हैं, ये दोनों ही आपकी मणिपुरी डांस से एसोसिएटेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आएंगे। सर सितारा देवी का संबंध कौन से क्लासिकल डांस से आएगा, तो कथक डांसर हैं ये, ठीक है। कौन से डांस हैं, सर कथक डांसर। अब देखिए क्वेश्चन खुद देखिए आप, एग्जामिनर ने किस तरीके से क्वेश्चन पूछा और इतना सिंपल बना दिया बच्चे के लिए कि सितारा देवी ये कौन सी क्लासिकल डांस है जिनको क्वीन ऑफ कथक कहा जाता है। भाई क्वीन ऑफ कथक कहेंगे तो कथक डांस ही आएगा, तो ये ऐसे आ सकता है। ओके, चलिए आइए। शोभना नारायण, सर शोभना नारायण जो है इनको पद्मश्री मिला है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। सर ये यंगेस्ट फीमेल क्लासिकल डांसर है जिनको पद्मश्री मिला है, ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होती है और ये कथक डांसर से एसोसिएटेड है। ओके, ये कथक डांस से एसोसिएटेड करती हैं। चलिए आइए। सर दीपा करथा, सर ये जो है ये किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है, तो कथक से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट आएंगे। सर ये इंपॉर्टेंट है, पंडित बिरजू महाराज का नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी के लिए। आप एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाएंगे ना, पिछले 5-10 साल के उठा लो, आपको ये नाम एग्जाम में इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। सर पद्म विभूषण अवॉर्डी हैं जिनको कलक बिंदिया घराना से हैं, जो कथक डांसर हैं, तो ये घराना भी दे दिया, कथक डांसर भी दे दिया, पद्म विभूषण भी दे दिया, तो बिरजू महाराज आपका आ जाएगा। घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी यहाँ पर आएंगे। सर पंडित अच्चन महाराज, अब इनका नाम बच्चों ने नहीं सुना, तो इसको स्टार मार्क करिए, ये पक्का आपसे पूछेगा फिर से, ठीक है। तो पंडित अच्चन महाराज जो होता है ये सर कथक लेजेंड है, एक कथक लेजेंड है, यानी कि कथक डांसर है, ठीक है। तो कौन से घराना से होंगे, सर लखनऊ घराना से होंगे, ठीक है। और इस बार जो आपका एमटीएस हुआ था उसमें आपसे पूछा गया था कि लखनऊ घराना के फाउंडर कौन आ जाएंगे, तो ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। तो ईश्वरी
प्रसाद, ये भी मैंने याद करवाया था। कैसे कि सर लक्की कौन है, देखो लक्की कौन होगा, लखनऊ घराना से याद रखो लक्की। सर लक्की कौन होगा, जिसको ईश्वर मिल गया, तो ईश्वरी प्रसाद, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ें मैंने यहाँ पर इंक्लूड करी है कि लखनऊ घराना, ईश्वरी प्रसाद आ गया। सर बताइए ज़रा संगीत मजुमदार, सर ये जो हैं सर इनको एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है सालसा डीला। ठीक है, अब ये नाम आपको एग्जाम में दे देगा कि बताइए ज़रा सालसा डीला अवार्ड जो कि मिला है संगीत मजुमदार को, ये कौन सी डांसर है। अब बच्चा छोड़ देगा, तो याद रखना ये कथक डांसर है। कौन सी, सर कथक डांसर है। चलिए आइए, तो जो जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ वो तो पक्का पढ़ने हैं आपने। ओके, चलिए आइए। सर बताइए ज़रा कि कौन सी ऐसी क्लासिकल डांसर है, कथकली डांसर है, ठीक है, जो कि कवुकल फैमिली से एसोसिएटेड है। ठीक है, कवुंगल फैमिली से एसोसिएटेड है, जो कि 6 जनरेशन से कथकली डांसर्स को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ये नाम पक्का पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। इस नाम के पूछे जाने के चांसेस 99% हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइए, सर बताइए ज़रा मोहिनी अत्तम से कौन सी फेमस पर्सनैलिटी एसोसिएटेड है। सर मोहिनी अत्तम से सुनंदा नायर। ठीक है, याद रखिएगा। सर नेक्स्ट आते हैं केलुचरण मोहोपात्रा। सर सबको पता है, ये नाम आपसे बहुत बार पूछा था, ओडिसी डांसर है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए सर बताइए ज़रा थय्यम सूर्यमुखी देवी। अब ये भी नाम आपके लिए बहुत नया होगा, तो इसको भी हाईलाइट करिए, ये भी पक्का आपके कहीं ना किसी ना एग्ज़ाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नाम भी आपका पक्का किसी ना किसी पेपर में मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। थय्यम सूर्यमुखी देवी, सर ये जो है ये एसोसिएटेड है आपकी मणिपुरी डांस से। किससे, सर मणिपुरी डांस से। अब देखो हम बार बार मणिपुरी डांस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है मणिपुरी डांस किस चीज़ का डांस होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये चीज़ पूछी जाती है आपसे, रासलीला। ठीक है, रासलीला। देखो जो कृष्ण जी की रासलीलाएं थी ना गोपियों के साथ, तो उनका एक प्रदर्शन किया जाता है इस डांस के द्वारा, उनकी एक मतलब कि उनकी कथाएं दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो आप ऐसा याद रख लो कि रासलीला जो होती है ना, उसको दर्शाया जाता है मणिपुरी डांस के अंदर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सर इनमें से कौन सा ओडीआई कल्चर का पार्ट नहीं। अब सर ओडीआई कल्चर क्या होता है, जो कल्चर आपका उड़ीसा में फॉलो किया जाता है उसको ओडीआई कल्चर बोलते हैं। तो कौन सा नहीं है, सर गोटिपुआ उड़ीसा में होता है। सर कथकली उड़ीसा का नहीं है, ये खत्म हो गया। चलिए सर देखिए, दाल खाई पूछा जाएगा, चाहे आपसे पूछ लेगा नुआ खाई, नुआ खाई। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके उड़ीसा से एसोसिएटेड है। कहाँ से, उड़ीसा से एसोसिएटेड है, ध्यान रखिएगा। पंजाब की बात करूँ तो पंजाब का बहुत ही फेमस डांस इस बार आपसे पूछा गया था, वो था होला मोहल्ला। ओके, होला मोहल्ला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, होला मोहल्ला जो होता है ये आनंदपुर साहिब में मनाया जाता है, और ये एक सिख रिलीजन से एसोसिएटेड फेस्टिवल होता है। ठीक है, आपने बहुत बार वो मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा या टेलीविज़न पे तो देखा ही होगा। ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा नीले कपड़ों में सरदार होते हैं, वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं मार्शल आर्ट्स को। ठीक है, तो ये जो सारी प्रोसेस होती है, ये जो सारी एक मेला लगता है बहुत बड़ा पैमाने पर, उस मेले को बोला जाता है होला मोहल्ला। वहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, कलाएं दिखाई जाती हैं। ठीक है, चलिए सर बताइए ज़रा कौन सा गोवा से एसोसिएटेड नहीं है, कौन सा नहीं है एसोसिएटेड गोवा से। तो सर बताइए ज़रा, तो घूमर डांस जो है ये आपका सर राजस्थान का है, गोवा का नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, सर गोगा नोमी कहाँ पर मनाई जाती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। गोगा नवमी जो होती है सर ये मनाई जाती है आपकी कहाँ पर, राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब राजस्थान की बात कर रहा हूँ तो एक क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का एक डांस आपने सुना होगा कालबेलिया। ठीक है, अब यहाँ पर इस साल क्या हुआ है कि कालबेलिया एक बहुत ही फेमस डांसर थे कालबेलिया के, जिनकी हाल ही में डेथ हुई है। तो या तो उनका नाम पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछ सकता है कि कालबेलिया डांस जो है इसको यूनेस्को में कौन से ईयर में शामिल करा गया। तो सर 2010 के अंदर, 2010 में जो कालबेलिया डांस है इसको यूनेस्को का पार्ट माना गया। ठीक है, इसको यूनेस्को में इंक्लूड करा गया, आप ऐसे समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर राधेश्याम बर्ले, ये एक इतना फेमस नाम है ना आपके एग्ज़ाम का कि आपके एसएससी का शायद ही कोई एग्ज़ाम ऐसा होगा जिसमें ये नाम आपसे ना पूछा गया हो।
ठीक है, पिछले 2 सालों से ये नाम आपका हर एसएससी के एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसको ज़रूर याद रखना। राधेश्याम बर्ले जो है सर, ये पद्मश्री मिला है इनको 2021 में, और ये कौन से क्लासिकल डांस है, तो पंथी डांस। ठीक है, तो पंथी डांस से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो राधेश्याम बर्ले पंथी डांस से एसोसिएटेड है, पद्मश्री अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा। सर उस्ताद अली खान, उस्ताद असद अली खान सर, ये आपका रुद्र वीणा से एसोसिएटेड है। अब यहाँ से आपके शुरू हो रहे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और एक ऐसे पर्सनैलिटीज़ बताऊंगा यहाँ पर जो कि आपने एग्ज़ाम में आज तक नहीं देखी होंगी, जो कि इस साल पूछी गई हैं तो अगले साल भी आएंगी, और अब ये 2 साल तक लगातार पूछी जाएंगी। ठीक है, तो उस्ताद असद अली खान सर, ये जो है ये रुद्र वीणा से एसोसिएटेड है। किससे? रुद्र वीणा से एसोसिएटेड है, ध्यान रखिएगा। सर भजन सुपोरी, ये इस बार बहुत बार पूछा गया ये। ठीक है, फिर मत कहना कि सर ये नाम आपने बताया नहीं, तो ये बता रहा हूँ यहाँ पर, ये एग्जाम में पक्का आएगा। तो भजन सुपोरी संतूर से एसोसिएटेड है, संतूर से एसोसिएटेड है, ध्यान रखिएगा। सर बुंदू खान, कभी नाम नहीं सुना होगा। सर बुंदू खान का संबंध सारंगी से है। ये सारे के सारे आपके सीपीओ 2024 के क्वेश्चन है, लेटेस्ट, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये सर रविशंकर, सबको पता है सर ये सितार प्लेयर हैं। ठीक है, चलिए आइए सियाराम तिवारी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको मार्क करिए। ये बहुत कम पूछा जाता है लेकिन पूछा जाता है। सर ये किस घराना से एसोसिएटेड है, तो दरभंगा घराना से एसोसिएटेड है। दरभंगा घराना का ये अकेला ऐसा नाम है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर बताइए ज़रा कि भाई द फॉलोइंग इंडियन म्यूजिशियन फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ द हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रागाज इनटू 10। ओके, देखो इधर सर, जो हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक होता है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक होता है सर, उसके अंदर राग्स जो होती हैं ना, जो सुर होते हैं, उसको क्लासिफिकेशन दिया है। उनका क्लासिफिकेशन दिया है किसने? सर ये दिया गया पंडित विष्णु नारायण भक्तकंडे। ओके, ये ध्यान रखिएगा, पंडित विष्णु नारायण जी ने ये दिया है। तो आपसे मे भी पॉसिबल ये पूछ लेगा कि पंडित विष्णु नारायण ये किससे एसोसिएटेड है, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक से एसोसिएटेड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आएंगे सर पटियाला घराना से कौन सा एसोसिएटेड है। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी तरीके से मैंने आपको याद करवाया था कि पटियाला घराना से क्या आ जाएंगे, सर अली बख्श खान। ठीक है, अब देखो ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना। सर पटियाला पैग सबने सुना है, ठीक है, अब ट्रिक है तो याद करनी तो पड़ेगी। देखो, तो पटियाला पैग ऐसे याद रखना, सबसे बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। तो 2 पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जिनके नाम में आपको बड़े मिलेगा। ठीक है, जैसे बड़े अली खान, ठीक है, बड़े असद खान, तो ऐसे बड़ा नाम जिसमें भी आएगा ना, जिसमें भी बड़े नाम दिख जाएगा, वो आपके पटियाला घराना से एसोसिएटेड है। ठीक है, अब दूसरा सर, जैसे यहाँ पर आए, अब सर पटियाला पैग लगा कर क्या होगे, तो घर वालों को क्या बोलोगे, सर बख्श दो, एक बार बख्श दो, तो बख्श खान ये भी इसी से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो याद रखना 3 नाम आपको बताए हैं, 2 के नाम में बड़े आएगा और एक ये रहा। ठीक है, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेगम अख्तर। सर ये फेमस सिंगर है कौन सी, सर गज़ल म्यूज़िक की सिंगर हैं। और ये क्यों पूछा गया, क्योंकि सर एक बहुत ही फेमस गज़ल सिंगर है जिनका नाम है पंकज उदास। ठीक है, पंकज उदास, ये पूछा जाएगा। इनके अवार्ड्स पढ़ लेना, बार बार बोल रहा हूँ मैं, पंकज उदास जी के अवार्ड पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि सर पंकज उदास की डेथ हुई है 2024 के अंदर। इसी साल पंकज उदास जी की डेथ हो गई है, गज़ल सिंगर थे। तो इनके अवार्ड्स या इनको कोई अवार्ड मिला है या कोई इनका पहला गाना आया था, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए सर ब्रिजभूषण का आबरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। फिर से सर इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, गिटार प्लेयर हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जितने भी मैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ करवा रहा हूँ ना, तो इसके लिए आप ये कह लो कि मैं श्योर हूँ आपके एग्जाम में यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा। और जो बच्चा इस वीडियो को एंड तक देख लेगा, आपके आने वाले एग्जाम्स में एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो इस लेक्चर से आपको मिल जाएंगे मिनिमम। ठीक है, कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपको इस लेक्चर से मिल जाएंगे। नेक्स्ट आएंगे सर बताइए ज़रा विजय किचलू, सर ये कौन से एसोसिएटेड है, कौन से घराना से, सर ये आगरा घराना से एसोसिएटेड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए सर लता मंगेशकर, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, सबको पता है कि लता मंगेशकर जो है
सर इनको 2001 में भारत रत्न मिला था, 2001 में भारत रत्न मिला था। लेकिन इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनको मिला था, उनका नाम बिस्मिल्लाह खान, मिस्टेक हो गई, ओके। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में, लता मंगेशकर को 2001 में, ओके। चलिए, अच्छा भीमसेन जोशी यहाँ पर आया है। सर ये किस घराना से एसोसिएटेड है? देखो मैंने याद कैसे करवाया था, ध्यान है, भीम जो है देखो कैसे याद करवाया था। सर भीम क्या है, छोटा भीम तो देखते होगे बचपन में, छोटा भीम क्या है, शक्तिशाली होता था ना। तो ताकत किससे मिलती है? सर खाना खाने से मिलती है। और खाना कहाँ से मिलता है? किराने से मिलता है। तो किराना घराना हो गया, ठीक है। तो किराना घराना हो गया, याद रखिएगा। तो भीमसेन जोशी किराना घराना से एसोसिएटेड है, ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए सर बताइए ज़रा, किसको भारत रत्न मिला है ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए, ठीक है। यानी कि किसने ग्रीन रेवोल्यूशन में अपना योगदान दिया, जिसके योगदान के लिए भारत रत्न उनको मिला है, वो आ जाएंगे सी सुब्रमण्यम, सी सुब्रमण्यम, ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आएंगे सर अब देखो टेम्पल्स ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस टेम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, जो वो बताता हूँ। देखो इधर सर आपसे पूछा गया था कि कंधरिया महादेव टेम्पल, कंधरिया महादेव टेम्पल, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर चंदेल डायनेस्टी ने बनवाया है, ठीक है, खजुराहो मध्य प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए सर बताइए ज़रा, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उसके अकॉर्डिंग इनमें से ओड वन आउट निकालना है। अब सर ये वाला क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, जो कि आपके परे था सोच से थोड़ा सा, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ तो अरुणाचल प्रदेश जो है सर, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी और बाकी तीनों में क्या फ़र्क है, ज़रा यहाँ पर समझाता हूँ, थोड़ा सा डिफाइन में आते हैं, यहाँ पर आओ। देखो दोस्तों, अगर मैं हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करता हूँ, सबसे पहले बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर केरला, लेकिन लोएस्ट की बात करता हूँ तो अरुणाचल प्रदेश। तो अब ज़रा यहाँ पर आओ, ज़रा ध्यान से देखो। सर बिहार सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला है, उत्तर प्रदेश ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला है, तमिलनाडु ज़्यादा वाला है, लेकिन सिर्फ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो अरुणाचल प्रदेश है, ये बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला है, इसीलिए ये आपका अलग हो गया, इसीलिए ये आपका सेपरेट हो गया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने वैसे डिटेल दे दिया है, समझाने का टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, आप ये PDF लेंगे जब उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे हाईएस्ट डेंसिटी बिहार में होती है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर केरला, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसी तरह लोएस्ट पूछता है, कई बार लोएस्ट पढ़ लेना है ना। चलिए आइए सर, लोएस्ट लिटरेसी रेट अभी हमने पढ़ा था, कहाँ पर? देखिए, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ पर लिटरेसी कम, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बिहार में है, लिटरेसी सबसे कम बिहार में आ जाएगी, लिटरेसी भी सबसे कम बिहार में ही आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आएंगे सर बताइए ज़रा, 2011 सेंसस के हिसाब से, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि फिर से रिपीट होंगे, और 2 क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने इसके, एक ही क्वेश्चन था लेकिन 2 बनाए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सर 2011 के हिसाब से सर मेल वर्कफोर्स कितना है, यानी कि कितने आदमी लोग काम करते थे उस टाइम पर, कितने % मेल लोग जो है उन पर डिपेंड करती थी देश की, एक तरीके से कह लो कि इकोनॉमी, है ना। तो वो आ जाएगा आपका 53.26। अब यहाँ पर मेल फोर्स पूछेगा ना, मेल वर्क फोर्स पूछेगा तो 53.26 आएगा। अगर फीमेल का पूछ ले तो यहाँ पर आओ ज़रा सर, फीमेल वर्कफोर्स की बात करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 25.51, ध्यान रखिए 25.51। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप याद ज़रूर रखिएगा। सर मेल वर्कफोर्स कितना आ जाएगा 53.26, और फीमेल वर्कफोर्स आ जाएगा आपके पास 25.51। ये देखो, आपसे ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन आपका मैंने बनाया है, तो आ सकता है ये भी पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए सर बताइए ज़रा, लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है 2011 के हिसाब से कौन सी यूनियन टेरिटरी में है? सबसे कम लिटरेसी रेट, देखिए मैंने याद करवाया इसको भी ट्रिक से। क्या लिटरेसी का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे लोग। सबसे कम कहाँ होंगे? सर जो पर्सन पैदा ही हवेली में होता है वो कहाँ पढ़ेगा? जो पर्सन पैदा ही हवेली में हो रहा है तो दादर एंड नागर हवेली। जो पहले से ही हवेलियों में रहने वाले लोग हैं वो पढ़ाई में कहाँ ध्यान देंगे? तो ऐसे याद रख सकते हो, लोएस्ट लिटरेसी रेट दादर नागर हवेली, ओके। चलिए आइए, तो ये वापस से रिपीट होगा, कोई बात नहीं, आगे आते हैं। सर 2011 के हिसाब से, ये मैं बहुत बार बताता हूँ, वापस से सुन लो।
देखो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है वो आती है हिंदी। कौन सी आती है सर? हिंदी, ये सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। उसके बाद हमारे पास आती है बंगाली, ठीक है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास आती है मराठी, ठीक है, ये फर्स्ट पर, सेकंड पर, थर्ड पर। और सबसे कम बोले जाने वाली भाषाओं में आता है हमारे पास संस्कृत। कौन सा? संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो अब देखो आपसे अगर लोएस्ट वाला पूछ लिया ना, तो आपसे अगली बार जब पेपर आएगा उसमें अरेंजमेंट पूछेगा कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं को अरेंज करिए। क्योंकि अगर सिर्फ यही पूछ लेगा ना सबसे ज़्यादा वाली, सबको पता है हिंदी आएगा आंसर, तो अगर एग्जामिनर ने टफ बनाना हुआ या तो अरेंजमेंट पूछ लेगा या फिर ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा के नाम पर आपसे क्वेश्चन तो पूछेगा लेकिन ऑप्शन में हिंदी नहीं देगा, तो उस केस में आपका आंसर बंगाली हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। सर बताइए ज़रा रूरल पॉपुलेशन कितनी थी 2011 के हिसाब से इंडिया के अंदर? सर 68.8% रूरल पॉपुलेशन थी। ओके सर बताइए ज़रा हिमालयाज हैव अपलिफ्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग जियोक्लाइंस? जियोक्लाइंस, ये देखो आपके नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, एज इट इज़ वापस आ सकता है, तो पढ़ लेना, ठीक है। तो बस इंपॉर्टेंट लगा इसीलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, इसका लेक्चर से कोई लेना देना नहीं है खास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसका नाम थारा डेजर्ट है, सर ये लोकेटेड है कौन सी रेंज पर, कौन सी माउंटेन रेंजेस पर? सर जो थार डेजर्ट है ये आपका अरावली माउंटेन रेंज पर आता है, ध्यान रखिएगा। और अरावली माउंटेन रेंज की बात करूं तो पिछले साल यानी कि 2023 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि अरावली माउंटेन रेंज जो है ये ओल्डेस्ट, ध्यान रखिएगा, ये ओल्डेस्ट एल्प्स माउंटेन है, एल्प्स माउंटेन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ओल्डेस्ट एल्प्स माउंटेन रेंज है, ध्यान रखिएगा। तो कई बार आपसे पूछा जाता है ओल्डेस्ट एल्प्स माउंटेन रेंज तो अरावली, और अगर पूछेगा न्यूएस्ट तो हिमालय। ओल्डेस्ट पूछेगा अरावली, न्यूएस्ट पूछेगा तो हिमालय, ध्यान रखिएगा। ओके नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा काराकोरम रेंज जो है, सर इसमें कौन से माउंटेन पीक लोकेटेड है? सर काराकोरम रेंज में कौन सी माउंटेन पीक लोकेटेड है? तो K2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सर सबसे पहला हाईएस्ट माउंटेन, वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट नंबर पे हाईएस्ट माउंटेन एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट जिसे बोलते हैं। इसकी सर हाइट कितनी है, ये मेजरमेंट पूछी गई है MTS के अंदर, ठीक है। तो 8848 ये आपके एवरेस्ट की हाइट है, ठीक है। सर सेकंड बात आती है, हमारे पास आता है K2, ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? तो 8611 है। और थर्ड आता है, वो आता है सर कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा। ओके ये भी याद रखना, अभी स्पेस कम है तो पूरा नहीं लिख रहा हूँ। कंचनजंगा, सर इसकी हाइट कितनी है? सर इसकी हाइट आपकी आ जाएगी 8586, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे, ट्रिक से सुन लो। देखो सर जो एवरेस्ट है वो तो हाईएस्ट ही है सबसे, तो सबसे बड़ा तो वही होगा, तो 8848 ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब K2 की बात करूँ, देखो यहाँ पर 2 आ रहा है ना K2 में, सर 2 कैसे बनता है? तो एक और एक मिलकर के 2 बनता है, तो लास्ट में 11 आएगा। तो मोस्ट में आप ऑप्शन देकर के भी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो K2 में लास्ट में 2 आ रहा है ना, 2 कैसे आता है? सर 1 और 1 को जोड़ के 2 आता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। अब सर कंचनजंगा की बात करूं, सर ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है। क्या सर? ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट पीक है, ठीक है, वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है। तो अब इंडिया की हाईएस्ट पीक है तो याद कैसे रखोगे कि इंडिया में बात है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है ना इंडिया में, तो थोड़ा सा ऊपर यानी कि 86, थोड़ा सा नीचे यानी 85, तो ऐसे याद रख सकते हो। तो ट्रिक्स है अपने आप बनानी पड़ती, थोड़ी थोड़ी, अच्छी लगे बुरी लगे जो भी लगे कमेंट में बता देना, ठीक है। चलो आओ आगे चलते हैं। अभी सर बताइए ज़रा साउदर्न आंध्र प्रदेश, ठीक है, बायोस्फीयर ऑफ साउदर्न आंध्र प्रदेश इज अ होम टू मैनी एंडेमिक स्पीशीज इंक्लूडिंग रेड सैंडर्स एंड शेल्डर लोरिस, ठीक है। देखिए दोस्तों आपसे सिंपल सा ये पूछ रहा है, ये आपको एग्जांपल्स दे दिए कुछ, और बोला गया है कि ये जो है ये उस बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहा है जो कि बहुत सारी स्पीशीज़ का घर है, ठीक है। तो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि साउथ आंध्र प्रदेश में है एक तरीके से? तो आ जाएगा आपका शीशाचलम, ठीक है। शीशाचलम जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा,
नेक्स्ट आएंगे। सर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, ध्यान से देखो। सर वेस्टर्न घाट के बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो ये सिंपली आपकी नॉलेज के ऊपर बेस करता है, सिंपली जो आपकी नॉलेज है उसके ऊपर ही आपको बेस करता है, ठीक है। तो अगर आप डिटेल क्लासेस लेते हैं मेरे से तो अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो आपको यूट्यूब से कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, डिटेल क्लासेस लेते हैं, हमारी पेड कोर्सेज लेते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये सब चीज़ें उसमें कवर होती हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आगे चलेंगे क्योंकि ये आपकी नॉलेज के ऊपर कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या किया है। अब इस क्वेश्चन में उसने परफेक्टली आपकी नॉलेज को जज किया कि सर आपको डैम्स, ठीक है, और रिवर्स, ये आपको पक्का पता होनी चाहिए कि कौन से रिवर के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है। पहले क्या पूछता था कि रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी बताओ कौन सी है, सर ये वाली ट्रिब्यूटरी बताओ, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। बट इस बार जो पैटर्न फॉलो हुआ है उसके अंदर एग्जामिनर ने क्या किया कि नदी और उसके ऊपर बनने वाला डैम ये कौन सा है ये पूछ लिया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस बार, तो ध्यान रखिएगा। सर हीराकुंड डैम कौन सी नदी के ऊपर है, सर हीराकुंड डैम आपका ठीक है, महानदी के ऊपर है, ठीक है। हीराकुंड डैम महानदी, तो सर हीराकुंड डैम महानदी ए में भी है, बी में भी, 3 में भी है। तो अब आगे आएंगे, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर, ठीक है, कृष्णा रिवर सर इसमें भी है, इसमें भी है। तो पूरी तरीके से निचोड़ दिया एग्जामिनर ने आपको कि आंसर बताओ सही तरीके से। सरदार सरोवर डैम, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा नर्मदा रिवर पे, ये देखिए यहाँ पर ये भी। तो एग्जामिनर ने 3 बड़े बड़े नाम देकर के खुश तो किया आपको, लेकिन आपको वहां तक लेकर के गया जहां तक आपको नहीं आता था। अब बच्चे के पास ऑप्शन ही नहीं है, राणा प्रताप सागर डैम इसका पता होना ज़रूरी है या फिर तेहरी डैम का पता होना ज़रूरी है। तो एग्जामिनर आप अगर नोटिस करिए तो एग्जामिनर वैसे क्वेश्चन पूछ रहा है जहां से आपके एग्जाम में मतलब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स है जिनका हिस्टोरिक पर्पस है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां पर एक लिस्ट दूंगा मैं जिसमें आपको डैम्स और रिवर्स इनकी एक प्रॉपर लिस्ट दूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल होंगे, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन करना, वहां पर आपको ये चीज़ें बता दूंगा। चलिए आइए सर बताइए ज़रा कौन सी नदी जो है, जो रिवर चंबल जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज जॉइंड बाय रिवर चंबल फ्रॉम साउथ। साउथ से चंबल रिवर जो है वो कौन सी नदी में मिल जाती है, तो यमुना रिवर में मिल जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा गंगा की बात करता हूं, तो टोटल लेंथ क्या है गंगा की बताना। तो गंगा की टोटल लेंथ है 2525, ठीक है। इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है गंगा, ठीक है, इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है गंगा। और गंगा को नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया कौन से साल में, सर 2008 में गंगा जो है इसको नेशनल रिवर डिक्लेयर करा गया, ओके। चलिए सर वुलर लेक, सर एक बात बताओ, वुलर लेक जो है सर ये किस नदी के फ्लो से बनती है, किस नदी के वजह से ये क्रिएट होती है, तो ये झेलम नदी के ऊपर बनती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा झेलम का पुराना नाम बताना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ाता था मैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले चैप्टर में जो पढ़ाया हुआ है मैंने, बताइए ज़रा कि झेलम रिवर का पुराना नाम क्या है, तो आ जाएगा वतिस्टा, ठीक है। तो याद रखिएगा वतिस्टा जो है ये झेलम नदी का पुराना नाम है, ओल्ड नेम, एशियंट नेम, ये पूछे जाते क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। अब रावी रिवर का पुराना नाम बात करूं तो पुरुषनी आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अभी भी देखोगे ना तो आपको उनमें ट्रिक्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो ट्रिक्स से पढ़ा करो, इजी रहता है, याद करने में भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, ओके। चलिए आइए सर इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है इनमें से, सर नाम भी ऐसा देगा श्योंक, श्योंक जो है इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। चलिए सर राक्षस तल, राक्षस तल सर ये नॉर्थ वेस्टर्न टिप है, ठीक है, मानसरोवर के पास में। सर यहाँ से कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है, आप कई बार धार्मिक जगहों पर जाते हो ना तो वहाँ पर आप देखते हो कि राक्षस स्थल है, यहाँ से ये नदी निकलती है, तो कौन सी नदी, सतलुज नदी, ये याद रखेगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ध्यान रखना, ओके। चलिए आइए सर सलहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ये डिट्टो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है पहले भी, आप मेरे टेलीग्राम पर जाओगे वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको एक तरफ सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, फिर एक तरफ आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, फिर एक तरफ आपको थर्मल पावर प्लांट्स,
ये सब चीज़ों की लिस्ट दे रखी है, गिने चुने 5 या 6 लिस्ट हैं, उनमें से ही आपका क्वेश्चन आता है, तो पढ़ लो क्या जाएगा, है ना। तो ये उसी में से आया है, जम्मू कश्मीर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सर बताइए ज़रा, टोटल वाटर कंटेन अवेलेबल ग्लोबली, हाउ मच परसेंटेज वाटर वाज रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने परसेंट जो है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, तो सर टोटल 2.5% जो है वो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। सर ये लीजिए, बताइए ज़रा सोल्ट वाटर लेक्स कौन सी है, बताओ। तो इस लेवल के क्वेश्चंस उसने पूछे हैं। देखिए एग्जामिनर ने आपके क्या किया सीपीओ के अंदर, उसने फेस्टिवल्स एंड फेयर्स इतने इजी दे दिए कि बच्चे को लगा सर पेपर तो हलवा आया है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन से उसने बच्चे की पूरी तरीके से बचा के रख दी। तो याद रखना, आपको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करना, ठीक है। तो सोल्ट वाटर लेक कौन सी है इनमें से, सर AOD, तो सांभर लेक, और आपका क्या आ जाएगा, चिलिका लेक, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लो, सांभर में नमक ज़्यादा हो गया तो वो चिल्ला रहा है, क्या सांभर खाते हो ना, इडली सांभर खाते हो, है ना। तो ऐसे ही याद रख लो कि सांभर में नमक ज़्यादा हो गया, सोल्ट ज़्यादा हो गया, इसीलिए वो क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, यानी कि चिलिका लेक। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो। देखो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ऐसे ही बता सकता हूँ। अब PDF में हर चीज़ लिख के तो दे नहीं सकता, तो लेक्चर्स देख लो, है ना। चलो आओ, मज़ा आ रहा है तो लाइक एंड शेयर करते चलना। ओके चलिए आइए, बताओ ज़रा कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सर सरदार सरोवर डैम जो है, सरदार सरोवर लेक जो है ये कर्नाटका में, ऐसा कब हो गया यार, ये तो गलत है, ये ख़त्म। चले सर यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट की बात कर रहा है, बताइए ज़रा इंडिया की हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल, इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, सर मेघालय। कहाँ पर, मेघालय। अच्छा यहाँ पर 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनको याद रखना। सर इंडिया के अंदर, ठीक है ध्यान रखना, इंडिया के अंदर सर डे का टेम्परेचर और नाइट का टेम्परेचर, इनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता कौन से स्टेट में, तो बिल्कुल 0 डिग्री का फर्क है, लगभग बिल्कुल ना के बराबर का फर्क है, ये आता है आपका केरला में, ठीक है। केरला में टेम्परेचर डे और नाइट का जो टेम्परेचर है उसमें बिल्कुल कम फर्क आता है, मामूली सा फर्क आता है, और सबसे ज़्यादा फर्क कहाँ आता है, डेजर्ट एरियाज के अंदर, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए अब यहाँ पर आते हैं, देखिए कुंचिकल फॉल्स, क्या ये नाम आपने सुना है, नहीं सुना तो सुन लो। ये फॉल जो है ये हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, ये इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जो कि कर्नाटक के अंदर लोकेटेड है, ये पूछ सकता है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आइए, सर मायाशरम फॉल, ये सुना है, नहीं सुना तो सुन लो, मेघालय के अंदर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होती है इंडिया के अंदर इस जगह पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, देखो हाईवे टनल की बात कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल तो अटल सेतु, क्या चल रहा है हाईलाइट में, बिल्कुल चल रहा है। चलिए सर लॉन्गेस्ट टनल की बात कर रहा है, इसने नहीं बोला हाईवे, इसने बोला लॉन्गेस्ट टनल, तो कौन सी आ जाएगी, श्याम प्रसाद मुखर्जी रोड टनल, जम्मू कश्मीर में है। हाईएस्ट हाईवे टनल बोलेगा तो अटल सेतु आ जाएगा, अटल टनल आ जाएगा, अटल टनल आ जाएगा। चलिए सर बताइए ज़रा इंडिया के अंदर टोटल कितने पोर्ट्स हैं, पोर्ट समझो बंदरगाह, इंडिया में टोटल कितने पोर्ट्स हैं, सर टोटल इंडिया के अंदर 13 मेजर पोर्ट्स हैं, कितने सर 13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर, जहां से इंडिया का ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजिशन होता है, ठीक है। चलिए सर जून 2023 के हिसाब से बताना ज़रा कि सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे रूट कौन सा है। सर सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे रूट, आप हैरान हो जाओगे, एटलीस्ट 7 दिन का सफ़र है ट्रेन के अंदर। सर ये आता है आपका दिब्रुगढ़ से कन्याकुमारी, ठीक है, दिब्रुगढ़ से कन्याकुमारी, ये करीबन 7 दिन का समय लेता है, 7 से 10 दिन का, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए सर स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, सर स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं आपके जमशेदपुर को, जमशेदपुर को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से बताना सिटी ऑफ लेक्स किसे कहते हैं, सर लेक सिटी किसे कहते हैं, बताइए ज़रा फटाफट से कमेंट में, मेरे को इस हर बच्चे का आंसर चाहिए इसका। ओके चलिए आइए, तो ये फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा विच रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साउथ इक्वेटर दैट फ्लोज टू नॉर्थ थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका ड्रेन ड्यूरिंग द मेडिटेरियन सी, कौन सी नदी है जो कि इक्वेटर से ओरिजिनेट होती है, नॉर्थ की तरफ बहती है
और अंत में जाकर के मेडिटेरियन सी में मिलती है। तो सर ये नदी आ जाएगी नाइल रिवर। अब उसने सीधे सीधे नहीं पूछा नाइल रिवर, क्या बोला कि सर शुरुआत तो होती है इसकी इक्वेटर से, बहती है ये नॉर्थ की तरफ, लेकिन सर जाकर के ख़त्म कहाँ होती है सर, मेडिटेरियन सी में ख़त्म होती है। तो बताओ नदी कौन सी है। तो बचपन में पहेलियाँ पढ़ते थे ना, तो उसी टाइप के सवाल आते हैं आपके, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब बच्चे देखो, बच्चे यहाँ पर आप एक गलती करते हो। आप क्या करते हो, जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा तो अब आपने नाइल रिवर पढ़ा, अब इतना ही आप याद करके चले गए। बच्चे ऐसा मत करना, रिवर्स वाले, स्पेशली रिवर्स वाले मैं बोल रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए तो अमेजोन रिवर दिख रही है, कोंगो रिवर, लीना रिवर, तो इनके बारे में ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। तो ये भी आपसे कई बार पूछ चुका है ये रिवर्स, तो इनके बारे में पढ़ लो कि ये कहाँ से निकलती है या कहाँ पर मिलती हैं। ओके, चलिए सर मुद्रा योजना, मैं आपको बताता गया कि मुद्रा योजना वगैरह इनमें आपसे ऐसे फुल फॉर्म से पूछेगा, नहीं मानी बात। सर बताओ ज़रा एम कहाँ पे स्टैंड करता है मुद्रा योजना में, एम फॉर माइक्रो, क्या देगा सर, एम फॉर माइक्रो, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सर आइए ज़रा इसके बारे में जानते हैं। सर प्रधानमंत्री जन धन योजना, सर इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में, ठीक है। और एक आती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सर इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। एक तो इनकी शुरुआत याद रखनी है, ठीक है। अब मुद्रा योजना की फुल फॉर्म भी पढ़ लो क्योंकि पूछा जा रहा है, ठीक है, बस इतना ही पढ़ना। अब मुद्रा योजना में होता क्या, देखो इसमें ना 3 तरीके के लोन दिए जाते हैं। अब मुद्रा योजना क्यों पूछी गई पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो इसमें 3 तरीके के लोन दिए जाते हैं, एक होता है शिशु, ठीक है, एक होता है किशोर और एक और होता है तरुण। हाँ, शिशु, किशोर और तरुण। देखो शिशु जो लोन होता है ये होता है 50,000 से कम का, 50,000 से कम का। सर किशोर जो होता है ये होता है 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का। और तरुण जो होता है ये होता है 5 लाख से अबव, ठीक है, और 10 लाख तक का जाता था। लेकिन इस बार क्या किया गवर्नमेंट ने, इसी साल यानी 2024 बजट निकाला ना, उस बजट के अंदर इन्होंने इस लोन की जो मैक्सिमम लिमिट 10 लाख थी ना, इसको हटा करके अब 20 लाख कर दिया। कितना कर दिया, 20 लाख कर दिया। अब ये चीज़ अभी हाल ही में हुई ना बजट के अंदर, इसीलिए ये एग्जामिनर ने यहाँ से ऐसे पूछ लिया। तो करंट अफेयर से ही क्वेश्चंस आते हैं, रेलेवेंट आते हैं, तो पढ़ के जाने में कोई बुराई नहीं होती, ठीक है, बट सही जगह से पढ़ो तो ज़्यादा फायदा देता ही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर लिब्रो कौन सी गेम से एसोसिएटेड है, वॉलीबॉल। अच्छा इसी तरीके से एक और टर्म मेरे को याद आ गई जो इस बार पूछी गई है आपसे, बिशोप। बताओ ज़रा ये कौन सी गेम से एसोसिएटेड है, लगाओ दिमाग, हिल जाएगा दिमाग, ये ध्यान रखना, चेस से एसोसिएटेड है। किससे, चेस से एसोसिएटेड है। इस बार एमटीएस में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे हैं। सर बिशोप आपकी चेस से एसोसिएटेड है। चेस की बात करता हूँ तो कितने बॉक्सेस होते हैं सर, 64 बॉक्सेस होते हैं। सर इसमें नंबर ऑफ पोन कितने होते हैं, नंबर ऑफ पोन कितने होते हैं, पोन का मतलब होता है प्यादे, तो प्यादे की संख्याएं कितनी होती हैं सर, 16 होते हैं, 8 सामने वाले की तरफ, 8 अपने पास, तो टोटल 16 प्यादे होते हैं। तो ये सब चीज़ें पूछी गई आपके एमटीएस के अंदर, तो लेवल देख लो, ठीक है। चलो आओ सर बताइए ज़रा, हाइट ऑफ स्टंप क्रिकेट के अंदर कितनी होती है। सर 28 इंच की होती है। लेकिन सर अब ये चीज़ें याद नहीं होती, कराता हूँ, आओ ज़रा फटाफट। सर क्रिकेट बैट की देखो लेंथ होती है 38, विड्थ होती है इतनी। क्रिकेट बॉल की बात करें तो 163 ग्राम तक का मैक्सिमम वेट होता है। सरकमफ्रेंस की बात करूंगा तो 224 से 229 mm। ओके, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। स्टंप की हाइट 28 इंचेस है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो ये याद तो करनी पड़ेंगी यार। अब हर चीज़ की ट्रिक मैं यहाँ पर बताऊँगा तो पेड कोर्सेज में क्या बताऊँगा, तो इसीलिए पेड लेक्चर्स लेना ज़्यादा बेहतर है। फिर पेड लेक्चर्स ले लीजिए, वहाँ पर सब डिटेल में पढ़ाऊँगा। ओके, अभी यहाँ पर आते हैं। सर बताइए ज़रा, द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इवेंट 2026 कहाँ पर होस्ट होगा। अब ये होने वाला है तो ये फिर से रिपीट होगा, इसको स्टार मार्क करो, ये आपके पक्का एग्जाम में मिलेगा, किसी ना किसी पेपर में मिल जाएगा। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 सर ये इंडिया होस्ट करने वाला है। कौन करने वाला है, इंडिया होस्ट करने वाला है, ठीक है। अब सर ये कौन सी तस्वीर आ गई, अरे ध्यान से देखो इधर, सर ज्वाला गुट्टा। सर ये जो है ये सर फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर है इंडिया की जिन्होंने 2 इवेंट्स ऑफ ओलंपिक्स वुमेन डबल्स में क्वालिफाई किया था। आप ऐसे याद रख लो, ये फर्स्ट प्लेयर है इंडिया की जो ओलंपिक गेम्स में क्वालिफाई किया है इन्होंने बैडमिंटन के लिए। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
सर 2026 का विंटर ओलंपिक्स कौन होस्ट कर रहा है? तो ये कर रहा है आपका इटली। ठीक है, तो विंटर ओलंपिक्स इटली कर रहा है। 2026 का बैडमिंटन चैंपियनशिप इंडिया कर रहा है। क्लियर है? चले बताइए ज़रा कौन होस्ट कर रहा है 2032 का जो है ओलंपिक गेम्स? सर ये होस्ट कर रहा है आपका ब्रिस्बेन। चलिए देखो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, फटाफट से कर दो। पहले लाइक एंड शेयर करो सर हर बच्चा, और सब्सक्राइब कर दो फटाफट से पहले। ठीक है, अब ज़रा आते हैं यहाँ पर। अभी तक 40 मिनट का लेक्चर हो चुका है। अब जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा ये सारी स्पोर्ट्स की होंगी और बहुत ही ज़्यादा खास होंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली जो आपके होश उड़ा देगी। आओ ज़रा यहाँ पर। सर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? सर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। सर ये ध्यानचंद किस चीज़ से एसोसिएटेड है? सर ये हॉकी के प्लेयर है। किससे? सर हॉकी के प्लेयर हैं और ये मेजर रह चुके हैं, इनको याद रखना। ठीक है, चलिए सर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल के पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, बाद में इसका नाम बदल के ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। ठीक है, आपसे ना इस बार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत कम लोग बताएंगे ये आपको यूट्यूब पर। इस बार जो आपका MTS का पेपर हुआ ना, उसमें आपसे कैश प्राइजेस पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, जैसे बात करता हूँ मैं, एग्जामिनर ने पता क्या पूछा MTS के अंदर कि बताइए ज़रा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, इसके अंदर कैश प्राइज कितना मिलता है? तो वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी हैं, जैसे 25 लाख रुपए का कैश प्राइज है। तो इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रख लेना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको PDF में नहीं मिल सकते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर अर्जुन अवार्ड की बात करते हैं। सर इसमें कैश प्राइज कितना है? 15 लाख। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में 25 लाख, अर्जुन अवार्ड में 15 लाख। ठीक है, अब इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है मक्का ट्रॉफी। ठीक है, मक्का ट्रॉफी। सर मक्का ट्रॉफी की फुल फॉर्म क्या होती है पहले ये बताओ? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ठीक है, सर ये दी जाती है यूनिवर्सिटी गेम्स को। किसको? यूनिवर्सिटी जो गेम्स होती हैं उनमें दी जाती है, जो सबसे अच्छी परफॉर्म करती है यूनिवर्सिटी, उनको ये दी जाती है। ओके, ध्यान रखिएगा। सर बताइए ज़रा, डैश इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एनी स्पोर्ट्स गेम फॉर अ पीरियड ऑफ द 4 years एंड शोइंग क्वालिफिकेशन, लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप, सेंस ऑफ डिसिप्लिन। बताइए ज़रा कौन सा ऐसा अवार्ड है जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, पिछले 4 सालों की परफॉर्मेंस को देखते हुए। ठीक है, और उनकी लीडरशिप क्वालिटी, स्पोर्ट्समैनशिप, ये सब चीज़ों को उसमें देखा जाता है। तो ये आपका आ जाएगा अर्जुन अवार्ड। इसमें कैश प्राइस कितना था? 15 लाख रुपए का। ठीक है, चलें, ये मक्का ट्रॉफी जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, चलिए आइए। सर बताइए ज़रा कौन सा जो है नहीं दिया जाता डांस की फील्ड में? सर इजी है क्वेश्चन, आप देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड। सर ये तो खेल में दिया जाता है ना, ख़त्म हो गया। चलो सर मॉडर्न ओलंपिक्स ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम वुमेन्स ने मॉडर्न ओलंपिक्स में कब पार्टिसिपेट किया था? तो 1900 में पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ से मेरे कुछ सवाल हैं आपसे, ज़रा फटाफट से सुन लेना। सर ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कब हुई? फटाफट ये बताओ। तो ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी 1896 के अंदर। सर इंडिया ने सबसे पहली बार पार्टिसिपेट कब किया? सर 1900 में इंडिया ने सबसे पहली बार पार्टिसिपेट किया। सर 1900 में ही इंडिया ने एक मेडल जीता था हॉकी के अंदर। ठीक है, और उस टाइम पर हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे ये पूछा जाता है, तो नाम याद रखना, ये MTS का क्वेश्चन है आपका, जयपाल सिंह। ये नाम आपको याद रखना है, आने वाले पेपर में आपको पक्का मिल सकता है ये नाम कि जयपाल सिंह जो है ये किस खेल से एसोसिएटेड हैं। तो आपको नाम याद रखना है, ये हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं। ओके, चलिए सर अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग एंड स्पोर्ट्स सिचुएटेड इन। सर ये कहाँ पर सिचुएटेड है? सर ये आपका आ जाएगा मनाली, हिमाचल प्रदेश। ओके, चलिए सर बताइए ज़रा नीरज चोपड़ा जो है इनकी थ्रो कितने मीटर की थी टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर? अब यहाँ पर फंस जाएगा बच्चा, टोक्यो ओलंपिक्स पूछा है, पेरिस ओलंपिक नहीं पूछा। बच्चे पेरिस ओलंपिक फटाफट आंसर मार्क कर जाएंगे, ये नहीं। टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर 87.58। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देखो मैंने ना टेलीग्राम पर एक लिस्ट दी थी, आपको पता होगा एग्जाम से पहले, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 या 15 दिन पहले ही दिया आपको। ठीक है, उस लिस्ट के अंदर मैंने नीरज चोपड़ा के जितने इवेंट्स हुए, टोक्यो ओलंपिक्स हो गया, पेरिस ओलंपिक्स हो गया, जितने भी ऐसे हुए ना, ठीक है,
या फिर डायमंड लीग हो गया, इन सभी के अंदर जो जो भी उन्होंने कितने मीटर का थ्रो मारा है वो, और कौन सा अवार्ड जीता है वो पूरी एक लिस्ट दे रखी है, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए सर अंजुन बोबेल जॉर्ज, देखिए ये सब चीज़ें ना ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, इनको कौन सा फील्ड में क्या बोला जाता है, क्या चीज़ें हैं, तो ये टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अभी यहाँ पर, अभी क्वेश्चंस पर ही आएंगे। चलिए आगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा नहीं करना, हमें यूजफुल बनाना है लेक्चर को, है ना। चलिए आइए सर, बताइए ज़रा फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है इसके फाउंडिंग मेंबर कौन थे, तो दरोबी टाटा। ठीक है, दोराबी जी बस टाटा याद रख लो, आप ऐसे याद रख लो, नाम में शायद स्पेलिंग एरर है यहाँ पर, कुछ करेक्ट करवा दूंगा अगर होगा तो। ठीक है, चलिए अब देखो इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप कब कब होस्ट किया है, ये सब यहाँ पर दे रखा है, ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ये चीज़, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये किस ईयर बनी थी, सर 1894 में बनी थी। ठीक है, 1894 में बनी थी। डैश वाज द, अब देखो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो देखो अभी हमने इंडिया होस्ट कंट्री पढ़ा है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, चलो यहीं पर बता देता हूँ, देखो इधर। सर इंडिया ने अपना सबसे पहला वर्ल्ड कप कब जीता था, पता है आपको? हाँ सर पता है सर, 1983 में जीता था। ठीक है, अब यही चीज़ आपके एमटीएस में कैसे पूछी गई, सर एमटीएस में पूछी गई कि बताइए ज़रा कौन सा ऐसा मैच है, कौन सा ऐसा वर्ल्ड कप मैच है जिसमें कपिल देव ने अपनी टी शर्ट उतार दी थी। तो इस टाइप के सवाल आपसे पूछे गए हैं, भाई कौन सा मैच होगा, 1983 वर्ल्ड कप, जब पहली बार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तो कपिल देव। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब सीपीओ की बात करो, वहां देख लो क्वेश्चन की लैंग्वेज कि फास्टर बॉलर जो कि सबसे पहले इंडियन टेस्ट टीम के कैप्टन बने। सर फास्टेस्ट बॉलर कौन है जो कि कैप्टन बने हैं इंडियन टेस्ट टीम के, सर कौन है, कपिल देव। तो आपसे कैसे भी पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो 1983 के अंदर इंडिया ने सबसे पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, कपिल देव कैप्टन रहे थे, ध्यान रखिएगा। चलिए सर टेनिस बॉल का साइज क्या होता है, फटाफट बता दो, 40 mm होता है। ठीक है, ये सब डाटा याद ही करना पड़ेगा, अगर आपको ट्रिक्स चाहिए तो यार उसके, अब हर चीज़ के लिए ट्रिक नहीं होती, कुछ चीज़ों को दिमाग में भी पढ़ना पड़ता है। चलिए यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स हैं वो सब दे दी हैं आपको। ठीक है, तो इनको याद कर लेना, अभी आगे आएंगे। चलिए सर बताइए ज़रा मेकिंग इंडिया ऑसम इस किताब के राइटर कौन है। अब यहाँ पर आता है बुक्स एंड ऑथर्स, जो कि आपका बहुत ही डीप में पूछा गया था। सर मेकिंग इंडिया ऑसम ये किताब किसकी है, सर चेतन भगत की किताब है ये। ठीक है, चलिए आइए सर बताइए ज़रा इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ये किसकी जन्म दिवस में मनाया जाता है, सर कौन थे नॉन वायलेंस, अहिंसा अहिंसा, सर गांधी जी, गांधी जयंती, खत्म। चलो सर गोदान किसके द्वारा लिखी गई है, सर गोदान लिखी गई आपकी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए सर रविंद्रनाथ टैगोर, ये इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, हर बार रहेंगे इंपॉर्टेंट। सर रविंद्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति हैं इंडिया के जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है लिटरेचर में। ठीक है, फर्स्ट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, फर्स्ट नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर इनको मिला था। इनकी किताब कौन सी थी, गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि के लिए मिला था, और कौन से ईयर में मिला था, ईयर भी पूछा जाता है, 1913 में मिला था, याद रखना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी बुक है, सर नेशनलिज्म रविंद्रनाथ टैगोर की बुक है, ध्यान रखेंगे। अ फ्लाइट ऑफ पीजन्स ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको गैस भी नहीं लगाना आता होगा तो ये गैस भी नहीं लग सकता आपका इसमें, सर रस्किन बॉन्ड की किताब है, ध्यान रखिएगा। सर खुशवंत सिंह की बात करूँ तो ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए अभी सर गिरमूस सर ये किसकी किताब है, सलमान रुश्दी जी की किताब है, ये ध्यान रखिएगा, सलमान रुश्दी जी की किताब है। ठीक है, अरविंद अडगिया जी की किताब क्या है, वाइट टाइगर। ठीक है, ये भी याद रखना, ये पूछा जाता है, वाइट टाइगर। तो वाइट टाइगर किसकी किताब आ जाएगी, अरविंद अडगिया की किताब आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। सर हर्ष चरिता किसने लिखी है, सर बाण भट्ट ने लिखी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ चुके हो ये चीज़ें। इस बार जो आपके एमटीएस में पूछा गया या सीपीओ में भी पूछा गया था ये वाला, तो उसमें आपसे पूछा गया कि बताइए ज़रा किस बुक के अंदर
हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखा हुआ है? क्या हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? एक मिनट, क्या लिख रहा हूँ, चलो पढ़ लेना यार। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, बताइए ज़रा कौन सी बुक के अंदर हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखा गया है? सर हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कौन सी किताब में लिखा गया? तो बताइए इंडिका। ठीक है, तो इंडिका, सर इंडिका किताब के अंदर हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में बताया गया, इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है। सर द गाइड किसकी नोवेल है? सर आर के नारायण की नोवेल है, ये बच्चे बच्चे को पता होगा। नेक्स्ट आएंगे सर बैडमैन बॉलीवुड गुलशन ग्रोवर। ठीक है, चलिए सर ट्रुथ लव एंड लिटिल मिलेंस, सर ये ऑटोबायोग्राफी है खुशवंत सिंह जी की, ये किताब आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी। एक ये हो गई, और इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर एक और किताब बताई थी खुशवंत सिंह की, सर ट्रेन टू पाकिस्तान, ये रही। ये दो किताबें आपकी ऐसी हैं जो पूछी जाती हैं, पक्का एसएससी में किसी ना किसी पेपर में मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं फटाफट। सर सुटेबल बॉय विक्रम सेठ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये बच्चा कंफ्यूज कहाँ होगा पता है क्या? देखो इधर, सर यहाँ पर ए सुटेबल की बजाय अनसुटेबल कर देते हैं, अनसुटेबल बॉय। तो सर ये किताब किसकी आ जाएगी? अब एग्जामिनर पूछेगा ये वाली किताब, बच्चा आंसर करेगा विक्रम सेठ, सर यही पढ़ा था। ध्यान से सुनो मेरी बात, सर सुटेबल बॉय जो है ये तो आपकी विक्रम सेठ की है। अनसुटेबल बॉय, जिसमें अन आ गया, अनसुटेबल बॉय, ये आपकी करण जौहर की आ जाएगी। किसकी? सर करण जौहर। तो फिर मत बोलना कि सर बताया नहीं था, गलती हो गई, याद रखना। सुटेबल बॉय विक्रम सेठ, अनसुटेबल बॉय करण जौहर। बच्चों को ये नहीं पता होता, बच्चे पढ़ गया सुटेबल बॉय आएगा विक्रम सेठ, खत्म। एग्जाम में जाएंगे अनसुटेबल बॉय, ये पढ़े तो थी यार विक्रम सेठ की, ये आंसर आएगा। लेकिन नहीं बच्चे, जहां पर अनसुटेबल लग गया वहां पर करण जौहर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज की हमारी इस बेहतरीन वीडियो का, कि चित्रा बनर्जी दिव्य कुरनी, सर इनकी द्वारा लिखी गई कौन सी किताब है? द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स इनकी किताब है। देखो दोस्तों, जिस बच्चे को भी इसकी पीडीएफ चाहिए, सबसे पहला काम आप ये करिए कि इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और उसके बाद क्या करिए, आप टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी इजीली। ठीक है, बट एक्सप्लेनेशंस नहीं होंगी पीडीएफ्स के अंदर, तो एक्सप्लेनेशंस के लिए आपको लेक्चर देखना ज़रूरी था। जो बच्चा डायरेक्टली पीडीएफ देखेगा उसको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, है ना? तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, और ऐसे ही रेगुलर लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।